तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी की, ठीक है। यूनिट फर्स्ट क्लास 12 की जो यूनिट फर्स्ट है उसकी हम चर्चा करने वाले इस पे, ठीक है। वो यूनिट है स्थिर विद्युतिकी, ठीक है। तो उसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर था, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, या हम हिंदी में बोल सकते हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो इसमें हम पहली जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं आज वो है वैद्युत बल रेखा, ठीक है। क्या है? वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तो वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो उस बिंदु पर, ठीक है, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है, ठीक है। वैद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती है। इसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा। आइए इनकी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 की बात करेंगे तो ये रेखाएं क्या होती है? धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। कहाँ समाप्त होती हैं? ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, ठीक है, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर, ठीक है, उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। कौन करता है? जब बल रेखा के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो वो स्पर्श रेखा जो है धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या होता है? बल रेखाएं परस्पर आपस में नहीं काटती हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। ये रेखाएं लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे तो ये रेखाएं क्या होती हैं? अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में, ठीक है, अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण जो समान आवेश होते हैं, तो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो एक प्रॉपर्टीज और कि हम बताएंगे आपको, कुछ और भी बता देते हैं। जैसे एक और अदर बता दें आपको, तो जहाँ जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, ठीक है, जहाँ जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उतनी ही अधिक प्रबल होगी, ठीक है, उतनी ही अधिक प्रबल होगी। कैसे होगी? अधिक प्रबल होगी, ठीक है। और एक और पॉइंट की बात करें तो जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुर्बल होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वैद्युत बल रेखा होगी वो क्या होगी? दूर दूर होगी। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दुर्बल होती है, ठीक है। कैसे होती हैं? दुर्बल होगी। बात समझ लीजिएगा कि जहाँ जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी, पास पास से मतलब प्रबल, दूर दूर का मतलब दुर्बल, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पास होंगी वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रबल होगी, जहाँ जहाँ दूर होंगी तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी कैसे होगी? दुर्बल होगी, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगले टॉपिक की बात करें तो हम बात करने वाले वैद्युत द्विध्रुव की, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, या हम इस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय। तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर, ठीक है, कैसे? दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के, ठीक है, बराबर हैं लेकिन विपरीत प्रकार के हैं, किंतु विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं ना, विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है
वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में फिर से जान लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, ठीक है, एक ऐसा निकाय है या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर, ठीक है, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के, ठीक है, दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, बात करने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो मान लीजिए कि अगर इसमें दो बराबर आवेश हैं तो मान लीजिए इधर भी क्या होगा, क्यों होगा, है ना। तो इधर भी बच्चा क्या होगा, इधर भी बच्चा आपके पास क्यों होगा, है ना। ये गलती से बनना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, क्यों होगा। ये अगर माइनस का होगा तो ये कैसा होगा, प्लस का होगा। अब इनके बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 2l होती है। कितनी होती है, 2l होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने बात की थी कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के देखिए फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ये होता है बच्चा आपके पास फार्मूला। अब देखिएगा जब ये फार्मूला होता है तो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं उसको भी समझिए। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्यों क्या है, कोई एक आवेश, ठीक है, कोई एक आवेश। वो यहाँ भी कोई हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिखते हैं, कोई एक आवेश बोलेंगे केवल। ठीक है, कोई एक आवेश। और ये जहाँ पे जो 2l है ये क्या है, क्या है यहाँ पे देखिए 2l है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी, वैद्युत द्विध्रुव। अब ये निकाय जो पूरा सिस्टम बनना है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी को, ठीक है, तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, ये क्रॉस का निशान है, इसका मतलब क्या है, गुणनफल को। तो इनके गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, है ना। तो इसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। फिर से देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए अब इसकी यूनिट की बात करें तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो इसके हम अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भैया P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, क्या हो जाता है, P इज इक्वल टू 2QL। तो P का जो मात्रक होगा यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या बनेगा, P का मात्रक इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों क्या है, कुलाम है, यानी आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम, है ना। तो क्या लिखेंगे, कुलाम डैश यानी इनटू दूरी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कुलाम मीटर। क्या होगा, कुलाम मीटर। अगर हम विमा की बात करें, ठीक है, डायमेंशन या विमा की बात करें तो विमा बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, आवेश के लिए जो विमा होती है वो होती है 80। ठीक है, क्या होती है 80, और जो दूरी के लिए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L। तो हम लिख सकते हैं LTA। ठीक है, LTA या ATL भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं LTA, जो क्रम सही है ना, ये सही क्रम में है LTA। तो विमा क्या होगी, LTA। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें वैद्युत द्विध्रुव के, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल होता है H2O। ठीक है, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, HCl, है ना, इस तरह से। क्लियर है ना, ETC। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब वैद्युत द्विध्रुव को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहाँ पे अगर हम तीव्रता काउंट करेंगे तो इसकी कई 2-3 स्थितियाँ हो जाती हैं लगभग। तो मिनिमम आप 2 स्थितियाँ पढ़ते रहते हैं, है ना। तीसरी स्थिति आपको कोई पढ़ाता नहीं है सही से, तो मैं आपको तीनों स्थितियों के बारे में बताऊँगा। तो पहली कौन सी स्थिति, अच्छी स्थिति में बात करेंगे, फिर निरक्षी स्थिति में बात करेंगे, एक तीसरी स्थिति होगी जहाँ पे हम आगे बात करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ पे चर्चा करना ठीक नहीं है ना। तो पहली स्थिति कौन से हो जाएगी आपके पास, पहली स्थिति हो जाएगी अच्छी स्थिति में, ठीक है, किसमें, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में देखिए जरा डायग्राम कैसे बनाएंगे। मान लीजिएगा कि आपके पास ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में ये इसका जो AB एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। मान लेते हैं AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके आवेश -q व +q है, ठीक है, जिसके आवेश -q व +q है तथा जिनके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, 2l, जिसके बीच की दूरी क्या मानेंगे हम, 2l मानेंगे, है ना। अब अगर इस हम वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं, तो बताओ इधर की दूरी कितनी बचेगी, l, है ना, उधर की दूरी कितनी बचेगी, इधर की भी कितनी बच जाएगी, l। अब अगर इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु क्या हो जाए, P मान लें, है ना। यहीं पे हम क्या करें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें, ठीक है, यही पॉइंट पे हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर गणना करें तो देखिएगा यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इवन होगी वो क्या होगी, आगे की ओर, माइनस के लिए कहाँ आ जाएगी, इधर पीछे की ओर, है ना। तो ये कौन सी हो जाएगी, E2, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, +q आवेश के कारण, ठीक है, +q आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस बिंदु की बात करेंगे हम, P की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखिए, तो उसके लिए है E1, तो E1 बराबर हो जाएगा बच्चा 1/4πε0, और हम माध्यम निर्वात को ही मान के चल रहे हैं, ठीक है, इनटू आवेश कैसा है Q अपान दूरी कितनी हो जाएगी, देखो P से दूरी O तक कितनी है यार, अब O से B बिंदु तक की कितनी है, L, हमें निकालना कितना है, B तक निकालनी है, यहाँ तक है इधर से L, तो R से अगर L घटा देंगे इतनी दूरी मिल जाएगी मुझे, तो हो जाएगी आपके पास दूरी R - L, कितने, R - L का होल स्क्वायर, ठीक है, R - L का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। अब देखो -q आवेश के कारण, ठीक है, -q आवेश के कारण, तो -q आवेश के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तब देखो जरा कितनी बनेगी, है ना। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान, अब देखो जरा दूरी कितनी बन रही है, दूरी बनाने के लिए बिंदु P से O तक की दूरी है स्मॉल r, अब O से A तक की दूरी कितनी है, L, तो कितनी हो जाएगी टोटल, R + L, तो हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको घटा देंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो फार्मूला बनेगा E बराबर, अब जो अधिक होगी, है ना, अब जो अधिक होगी उससे हम क्या करेंगे, कम वाली को घटाएंगे, तो अधिक कौन है, देखो जिसकी दूरी कम उसकी तीव्रता ज़्यादा, ठीक है, जिसकी दूरी ज़्यादा उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम, तो ज़्यादा किसकी, R + L की ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे, E1 - E2, क्या लिखेंगे, E1 - E2, E1 -
E2 लिखेंगे, ठीक है। तो E1 माइनस E2 लिखने के बाद में अब जरा वैल्यू पुट कर लो, है ना। वैल्यू पुट करके देखो, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं आपके पास, देखो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर जगह है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखना जरा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस, अब दूसरे वाली इधर क्या है 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, तो E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा भैया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, इंटू, अब नीचे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान में है ये, है ना। ऊपर देखो r प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर जो फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा बच्चा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है। अब ये देखो माइनस है, माइनस लगाया, r माइनस एल का फार्मूला खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का एल स्क्वायर, और फिर माइनस का जो फार्मूला खोलते हैं तो माइनस का 2RL होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा 2RL, ठीक है। ब्रैकेट क्या कर देंगे बंद, देखो एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ऊपर देखिए क्या है 2RL कितना हो जाएगा 4RL, कितना हो जाएगा 4RL अपान कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं इसको, थर्ड मानते हैं इसको, थर्ड। अब देखिएगा ध्यान से, सिंस, ठीक है, अगर हम मान के चलें कि अगर ये मान लिया जाए, अगर हम ये मान लें कि जो r की वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन है l से, ठीक है, तो r की वैल्यू है वो क्या है ज़्यादा है l से, तो आर स्क्वायर भैया जब निकालेंगे तो ध्यान से देखो जरा, आर स्क्वायर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी एल स्क्वायर की तुलना में, तब हम क्या करते हैं जो एल स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर की तुलना में नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तब जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी बच्चा E इज इक्वल टू, ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, है ना। उसके बाद में देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाद में ऊपर क्या है 4RL, तो ऊपर हो जाएगा 4RL अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को जो हम छोड़ देंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा r की पावर 4, ये l नहीं रहेगा, देखो ऊपर का r नीचे का r की पावर 4 को काटेंगे कितने बचेगा 3, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे देखो लिखे दे रहा है, चलो मिटा देते हैं फिर बाद में देखते हैं। तो देखो अब अपने पास जो लास्ट में इक्वेशन आई थी वो आई थी E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ऊपर था बच्चा 4RL, आर कट गया था, है ना, 4RL, ठीक है, तो r कट गया तो बचा तो 4L अपान क्या हो जाएगा r की पावर जब 4 से एक कट कम हो गई थी कितनी बची थी क्यूब, ठीक है। अब आगे देखो सिंस, फिर से एक फार्मूला लगाते हैं, सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है 2QL, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अभी बताया, P बराबर क्या होता है 2QL, तो जहाँ पे ये Q इंटू 4L दिख रहा है तो देखो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ऊपर कितना है Q इंटू 4L, यहाँ पे कितना हुआ 2 दूनी 4 यानी 4QL, तो ये हम लिख सकते हैं कि जो 2P होता है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 4QL के, है ना, इसलिए तो E की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चा E इज इक्वल टू देखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये जो Q था इसको हटा लेंगे यहाँ से तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो Q इंटू 4L किसके बराबर होगा 2P के, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं 2P अपान नीचे क्या है R क्यूब, तो क्या लिखेंगे R क्यूब, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब, मात्रा क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति के लिए था, है ना, तो ये
अच्छी स्थिति के लिए था। तो अब हम बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे कि इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या फार्मूला आने वाला है, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए क्या फार्मूला बनेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम खींच लेते हैं ना। तो मान लेंगे कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है ना। ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q व +q है और जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, ठीक है ना। जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मान लेते हैं ये क्या है, इसका मध्य बिंदु O है। तो बताओ इधर की दूरी कितनी होगी, L होगी, है ना। तो इधर की दूरी कितनी होगी, इधर की भी दूरी हो जाएगी स्मॉल l, है ना। अब इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर जो दूरी दिख रही है कितनी है, ये मान लीजिए भैया स्मॉल r है। तो स्मॉल r दूरी पर क्या होता है, इस बिंदु पर मान लेते हैं एक पॉइंट P है जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो होगी बच्चा E1, ठीक है। अब -q के कारण अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, इधर की ओर क्या हो जाएगी, E2। जो इसका परिणामी होगी, तो परिणामी किधर होगी, इस साइड में इसकी क्या होगी, परिणामी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखो क्या लिखते हैं, थ्योरी आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने बनाया इसी तरह से आप थ्योरी लिख सकते हैं कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी आवेश -q व +q है तथा जिनके बीच की दूरी 2l है, के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, ठीक है। अब मध्य बिंदु O से -q व +q की दूरी कितनी है, l है। तो बताओ जरा AP दूरी, ये टोटल दूरी AP है वो कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे l है, ये आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट बच्चा आएगा r² + l²। इधर भी कितनी होगी, इधर भी होगी अंडर रूट r² + l², ठीक है। तो देखो -q व +q से बिंदु P की दूरी क्या है, एक जैसे सेम है। तो E1 व E2 जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आएंगी -q व +q आवेश के कारण, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं +q व -q आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखो +q1 के कारण क्या होगी, E1। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू q अपान दूरी कितनी, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, r² + l², ठीक है। अब E2 भी भैया क्या होगा, सेम होगा, इसी के अकॉर्डिंग होगा। E2 भी भैया सेम, ठीक है। E1 E2 दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे निरक्षीय स्थिति है, तो निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, कोई एक अनुदिश अनुदिश घटक भी लेंगे हम और एक क्या करेंगे, लंबवत घटक लेंगे। देखो अनुदिश घटक कौन कौन से बनेंगे, अनुदिश घटक, अनुदिश घटक। तो अनुदिश घटक की बात करें तो अनुदिश घटक में क्या आएगा, E1 cos थीटा, कामा मिला के और क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। ये क्या हो जाएंगे, अनुदिश घटक। अगर हम लंबवत घटक की बात करें तो लंबवत घटक में कौन होगा, लंबवत घटक। तो लंबवत घटक की बात करें तो लंबवत घटक में हो जाएगा E1 sin थीटा और क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा, ठीक है। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब देखिएगा जो लंबवत घटक होंगे परस्पर निरस्त हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे, परस्पर निरस्त हो जाएंगे। जबकि जो अनुदिश घटक होंगे ये क्या हो जाएंगे, परस्पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, परस्पर जुड़ जाएंगे।
क्यों जुड़ेंगे, क्यों निरस्त होंगे, ये कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं मालूम है तो फिर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। तो देखो, जब अनुदिश घटक परस्पर जुड़ जाएंगे तो हमारी परिणामी जो तीव्रता होगी ई बराबर किसके हो जाएगी, वो हो जाएगी बच्चा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। अब E1 E2 कैसा है, E1 E2 तो है बराबर, ठीक है, E1 E2 बराबर तो क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं या 2E2 cos थीटा लिख लें। तो हम इसे लिख सकते हैं, एक E1 की वैल्यू लिखते हैं या E2 की लिख लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 cos थीटा, क्या हो जाएगा इंटू 2 cos थीटा। इक्वेशन क्या मान लें इसको हम, फर्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास दिक्कत क्या आ रही है, केवल cos थीटा की, ठीक है। किसकी दिक्कत आ रही है, cos थीटा। अब हम cos थीटा को कैसे यहाँ से रिलीज करना है, कैसे हटाएंगे, देखिएगा। देखिए, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो cos थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा, मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है P, ये किस एंगल पे है, थीटा पे है, ठीक है। तो cos थीटा या फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है L, क्या हो जाएगा L अपान कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बाई फर्स्ट करिएगा जरा, बाई इक्वेशन फर्स्ट करिएगा तो आपके पास आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 2 cos थीटा, तो 2 इंटू L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, अंडर रूट में है तो 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देखो Q इंटू 2 इंटू L, यानी 2QL, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब 2Q इंटू L या Q इंटू 2L किसके बराबर हो जाएगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर, यानी P के, अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 1/2 कितना हुआ 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, कितना 3/2। अब अगर हम यहाँ से इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड में लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए कि अगर फिर से हम एक चीज़ फिर से मान लें कि जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन L है, तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी L स्क्वायर की तुलना में। तो L स्क्वायर को फिर से क्या करेंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब निगलेक्ट कर देंगे तो L स्क्वायर को क्या कर देते हैं, यहाँ से हम छोड़ देंगे, ठीक है। जब छोड़ देंगे तो देखिएगा आपकी वैल्यू क्या बनेगी। तो आपके पास फार्मूला आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, इंटू, अब देखिए यहाँ पे P है तो P लिख लीजिए, ठीक है, अपान, अब R स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, केवल R क्यूब, क्या बचेगा R क्यूब। तो आपके पास फार्मूला कितना आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R क्यूब, मात्रा क्या हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान R क्यूब। जबकि अच्छी स्थिति में कितना आता है, उसमें आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R क्यूब, ठीक है, ठीक है ना। अब हम देखिए आगे एक और टॉपिक की बात करने वाले हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये जो तीसरी कंडीशन की बात कर रहे थे कि हम तीसरी कंडीशन भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी क्या हो रहा था कि अच्छी अक्ष पर और निरक्ष पर केवल बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर, है ना, या किसी बिंदु पर। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, ये मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB होगा, है ना, AB होगा। अब इसके आवेश कैसे हैं, एक तो भैया होगा माइनस का, एक होगा प्लस का, है ना। अब बीच की दूरी कितनी होगी, 2L होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं एक थीटा कोण बनाते हुए एक अन्य पॉइंट है कोई,
वो पॉइंट क्या मान लेते हैं हम, P मान लेते हैं। ये पॉइंट कैसा मानते हैं, P मान लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, तो इसको जब हम अगर इस कंडीशन से अगर लंबवत टाइप का एक और अन्य वैद्युत द्विध्रुव बना लें तो अब स्थिति इसकी कैसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कुछ, है ना, ठीक है। अब देखिएगा इधर जो अक्ष पे होगा, सॉरी जो अनुदिश होगा वो क्या हो जाएगा, अनुदिश हो जाएगा। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो अनुदिश में क्या होगा, P cos थीटा, अनुदिश में क्या होगा, P cos थीटा। और जो लंबवत होगा, ठीक है, जो लंबवत होगा वो कैसा होगा, P sin थीटा, ठीक है, कैसा होगा, P sin थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंबवत टाइप का डालेंगे, ये अनुदिश हो गया, ये लंबवत हो जाएगा, लंबवत क्या हो जाएगा E2, और जो अनुदिश था वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा E1। तो इनकी जो परिणामी होगी वो इस तरह से होगी, यहाँ पे क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फिर से फाइंड करनी है ना। तो देखिए ये तो हो गया आपका चित्र यानी फिगर के बारे में। अब देखिएगा अगर वैद्युत द्विध्रुव के अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अनुदिश और लंबवत घटक में फिर से विभाजित कर लेंगे तो हमारा जो E1 निकल के आएगा, E1, ठीक है, E1 कैसा होगा, E1 भैया होगा अनुदिश के, तो अनुदिश के लिए भी फार्मूला क्या निकाला था, फार्मूला निकाला था 1/4πε0 इंटू 2p/r³। अभी अनुदिश के लिए किया था, लेकिन यहाँ पे घटक में वियोजित कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा यानी हो जाएगा 2p cos थीटा। क्लियर है ना, इक्वेशन क्या मान लें इसको, फर्स्ट। अब देखो लंबवत की बात करेंगे, लंबवत में क्या होगा, E2 को फाइंड करना है, तो E2 इज इक्वल टू अभी जो निरक्ष के लिए फॉर्मूला निकाला था वो ये था 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0 इंटू p/r³। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, लंबवत घटक में विभाजित किया है तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, तो p sin θ/r³। इक्वेशन क्या हो गई, सेकेंड। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट, या हम बोल सकते हैं E² बराबर E1, है ना, E1² और प्लस क्या हो जाएगी E2², ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू देखिएगा ध्यान से अंडर रूट, अब E1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है, E1 की वैल्यू यानी हम एक बार फिर से यही फार्मूला लिखे दे रहे हैं, डायरेक्टली अभी बताएंगे आपको, E1² प्लस क्या हो जाएगा E2², सेम है दोनों, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगर हम सीधा अगर अंडर रूट से बाहर लिखने की कोशिश करेंगे तो देखो E1² यानी इधर का 1/4πε0 1/4πε0 सेम है, P इधर भी है, P इधर भी, r³ इधर भी, r³ इधर भी, तो हम लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू p/r³, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में हम अंडर रूट में लिखेंगे, देखो क्या बच रहा है, अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये भाई साहब तो बाहर सब निकल गए, है ना, ये बच्चा 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा बच्चा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बच रहा है, केवल साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। और देखो इसे हम लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r³, ठीक है। इस ब्रैकेट में देखिएगा क्या बचेगा, अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा तो लिख लेंगे 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। तो किसी अन्य बिंदु पर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू p/r³ ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता है तो परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी, इस AP से, ये अगर पॉइंट हम O मान लें तो हो जाएगा OP से, ठीक है। तो OP से यानी OP से जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए वो क्या होगी, देखो फार्मूला वहाँ पे अगर हम एंगल फाई मानेंगे तो फार्मूला हो जाएगा tan φ बराबर लंब क्या है E2,
आधार क्या है E1, तो आप कैलकुलेट जब करेंगे तो आएगा फॉर्मूला tan phi बराबर E2/E1। जरा E2/E1 को डिवाइड करके देखिए 1/4πε0 1/4πε0 कट जाएगा, P से P कैंसिल होगा, r³ से r³ कैंसिल होगा, ठीक है। तो साइन थीटा ऊपर रहेगा तो साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा, तो फॉर्मूला आएगा tan थीटा अपान 2, क्या आएगा tan थीटा अपान 2। तो वैद्युत क्षेत्र के लिए तीव्रता के लिए जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी tan phi = tan थीटा अपान 2। अब हम बात करने वाले हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का गुण, ठीक है, लगने वाले बल युग्म का गुण। तो इसके लिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो आप समझ रहे होंगे ये जो एरो के निशान दिख रहे हैं ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस भाई साहब की दिशा की ओर है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक AB है। इसके आवेश क्या होंगे, इसके आवेश भैया फिर से वही होंगे -q व +q, कैसे होंगे -q व +q, जिनके बीच की दूरी कितनी होगी 2l होगी, जिनके बीच की दूरी कितनी होगी 2l होगी। अब इस +q आवेश के कारण अब वैद्युत क्षेत्र की मान लें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है E है, तो इधर की ओर एक बल कार्य करेगा, इधर मान लेते हैं F2 है, तो इधर भी एक बल कार्य करेगा, ये बल कैसा है मान लेते हैं F1 है, ठीक है। तो F1 बराबर बल कैसा होगा QE यहाँ भी होगा, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज है तो माइनस का मान लेंगे, तो F2 बराबर भी क्या होगा QE होगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है। तो दो बल जब लग जाएंगे, ठीक है, जब दो बल लगेंगे तो इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। जैसे ये अभी इस तरह से आपको पेन के बारे में बता दूं, जैसे पेन अभी इस थीटा कोण बनाते हुए मान लो कि ये रखा हुआ है, ठीक है, ये थीटा कोण अगर बनाते हुए रखा है इस तरह से, तो अगर क्या होगा दो, एक बल इस सिरे पे एक बल इस सिरे पे, एक बल दोनों विपरीत दिशाओं में होंगे, तो एक इधर खींचेगा, ये इधर की ओर खींचेगा, फिर ये क्या हो जाएगा धीरे 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 अपने क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयत्न करेगा, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं प्रत्यानयन बल युग्म बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, ठीक है, एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो बल आघूर्ण के लिए फार्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा, देखो बल आघूर्ण को बनाते हैं भैया टाउ से, किससे बनाते हैं टाउ से, तो टाउ बराबर फार्मूला था कोई एक बल, ठीक है, कोई एक बल या F1 आ जाए या भैया F2 आ जाए, ठीक है, कोई एक बल, और गुणे में क्या आ जाए लंबवत यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए। अब हम देखो जरा बात कर लेते हैं, तो टाउ बराबर क्या होगा F1 कोई एक बल यानी Q, यहाँ प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कोई एक बल यानी QE लिखा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, देखो यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे, ठीक है, लंब डालेंगे तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये है बच्चा आपके पास D है, ठीक है, तो D हमें फाइंड करना है। तो D निकालने के लिए फार्मूला के जिसमें लंब आ जाए और कर्ण मालूम है, भाई ये तो हमें निकालनी है, कर्ण मालूम है, तो लंब और कर्ण जिसमें आ जाए तो देखो किस में आएगा, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा के लिए फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2l, तो D बराबर किसके आएगा, D बराबर फार्मूला आ जाएगा 2l साइन थीटा के, किसके आएगा D बराबर 2l साइन थीटा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, क्लियर है ना। देखो Q इंटू 2l किसके बराबर होता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं सिंस जो Q इंटू 2l है ये बराबर होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, किसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, इसलिए जो टाउ की वैल्यू आएगी, टाउ की वैल्यू आ जाएगी PE साइन थीटा, कितना आएगा टाउ बराबर आ जाएगा PE साइन थीटा। तो किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना आएगा, फार्मूला आएगा T बराबर PE साइन थीटा, ठीक है, मात्रा क्या होगा न्यूटन मीटर, क्या होगा न्यूटन मीटर, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म अगर वेक्टर रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो टाउ बराबर क्या है, टाउ बराबर फार्मूला है PE साइन थीटा, ठीक है, टाउ बराबर PE साइन थीटा।
अब अगर ये साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस में आता है, वेक्टर के रूप में आता है। अगर यहाँ साइन थीटा हटा दें तो क्या लिखें, क्रॉस में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, जिसको जब हम फिर से प्रोडक्ट में लिखेंगे तो प्रोडक्ट में फिर से हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।